बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इडियम्स के बारे में। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फर्दर हम जो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो कि आप उसे रेगुलर यूज़ भी कर सकते हैं और आपने उसका यूज़ सुना भी होगा। हम देखेंगे कि उनके जो हिडन मीनिंग्स हैं वो क्या हैं और सरफेस मीनिंग उनके क्या है। तो इडियम की सबसे पहले ये इसका बिल्कुल सिंपल सी और बहुत आसान सी डेफिनेशन है, अ फ्रेज़ विद अ हिडन मीनिंग। इसका इडियम का मतलब होता है कि एक ऐसी फ्रेज़ जिसका हिडन मीनिंग बिल्कुल और होता है। उसका लिटरल या उसका सरफेस मीनिंग बिल्कुल एक अलग होता है और उसका जो हिडन मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यानी असल किसी फ्रेज़ का जो मतलब है वो बिल्कुल ही चेंज है। तो हम सबसे इसकी एग्ज़ाम्पल्स आगे देखते हैं। 5 इम्पोर्टेंट इडियम्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी जिसके ज़रिए आपको समझ आएगी कि फ्रेज़ेस के हिडन मीनिंग्स कैसे चेंज होते हैं और उन्हें ही हम इडियम्स कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला इडियम है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये नहीं है कि आसमान से जो से कैट्स एंड डॉग्स हैं वो आ रहे हैं और उनकी जो है एक बारिश हो रही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। जब हैवीली रेन होती है उसे हम कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मैंने नीचे जो फन फैक्ट है कि ये कहाँ से ये फ्रेज़ आई है वो भी मैंने बताया है। 17th सेंचुरी के अंदर जब एक बहुत ज़्यादा रेन हुई थी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसके बाद जो फ्लड आया था, तो स्ट्रीट्स के अंदर जो डेड एनिमल्स थे वो इस तरह लग रहे थे, उन्हें भी वो पानी बहा कर ले गया था, तो तब ये फ्रेज़ बनी थी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये जो फ्रेज़ है ये हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो फिर इस फ्रेज़ को यूज़ किया जाता है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब आप यहाँ देखें कि जो इसका लिटरल मीनिंग है वो तो कोई यही समझेगा कि जैसे कैट्स एंड डॉग्स है उनकी रेन हो रही है, लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग है वो बिल्कुल ही चेंज है। जिसे हम यूज़ करते हैं जब हेवीली रेन होती है उस वक़्त। उसके बाद हम सेकंड इडियम देखते हैं, वो है स्पिल द बीन्स। अब यहाँ स्पिलिंग द बीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि बीन्स को ड्रॉप किया जा रहा है फ्लोर के ऊपर, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिवीलिंग अ सीक्रेट। किसी सीक्रेट को जब रिवील करते हैं तो तब हम ये कहते हैं स्पिल द बीन्स। या हम किसी से कहेंगे अब तुम कोई सीक्रेट रिवील कर दो तो हम उसे कहेंगे स्पिल द बीन्स। अब इसका जो मतलब हम पीछे देखें ये कहाँ से फ्रेज बनी, तो इसका फन फैक्ट ये है कि एंशिएंट ग्रीक में जब बीन्स को यूज़ किया जाता था वोट डालने के लिए, तो उसके बाद जो स्पिलिंग द बीन्स था इसका मतलब होता था कि रिजल्ट जो हैं वो परमानेंटली रिवील हो चुके हैं। तो ये फ्रेज़ वहाँ से आती है कि स्पिल द बीन्स मतलब किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। उसके बाद जो तीसरा इडियम है वो है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस ये बहुत कॉमन यूज़ होता है, ये आप अपने हर जगह देखते हैं, अक्सर लोग इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। अब ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि आप स्मैश कर रहे हैं आइस को हैमर के साथ, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लोग खामोश बैठे हैं तो उसमें अगर कोई बोलता है तो हम उसे कहते हैं कि ब्रेक द आइस, के उस कन्वर्सेशन को एक स्टार्ट किया गया है और जो इतनी खामोशी थी उसे तोड़ा गया है, तो वहाँ हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं ब्रेक द आइस। अब इसका जो फन फैक्ट है ये फ्रेज़ कहाँ से आती है? ये फ्रेज़ जब ऐसा होता था कि बर्फ़ को तोड़ा जाता था और शिप्स जो-सी हैं, जो जहाज़ हैं, वो जो फ्रोज़न वाटर होता था उसमें से फिर वो गुज़ारे जाते थे बर्फ़ को तोड़ने के बाद। तो ये सिम्बलाइज़ करते हैं क्लियरिंग द वे। तो यहाँ से ये फ्रेज़ आती है और अब इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कि जैसे लोग समझे कि आइस को स्मैश करना है, लेकिन ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना और या फिर लोगों को जिसमें वो कंफर्टेबल फ़ील करें, इसका मतलब ये है। उसके बाद जो हमारा चौथा इडियम है वो है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब इसका भी जो लिटरल मीनिंग है वो ये नहीं है कि आप जो हैं वो आपके जो लूज छोड़ दें आप अपने बॉडी पार्ट्स को, बल्कि इसका जो मतलब है वो ये है कि समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये फ्रेज हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो हम कहते हैं कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो ये फ्रेज़ जो-सी है ये वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई थी और जब आर्टिस्ट ने अपने पोर्ट्रेट्स के लिए हाई प्राइस को चार्ज करना शुरू कर दिया था। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो आर्टिस्ट पोर्ट्रेट्स बनाते थे, जो
पिक्चर्स या इमेजेस जो वो पोर्ट्रेट क्रिएट करते थे, उसमें उन्होंने बहुत हेवीली चार्ज करना शुरू कर दिया था। और फिर उसे मतलब इन अ फन वे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव उसके लिए इसे यूज़ करना शुरू कर दिया था। 5वां और लास्ट इडियम जो हमारा है वो है किक द बकेट। ये भी एक बहुत कॉमन यूज़ होने वाला इडियम है, इसे आप सुनते हैं। लेकिन इसका यूज़ अगर आप अपनी रेगुलर कन्वर्सेशन में भी ले आएँ तो ये आपको यूज़ करना भी आ जाएगा, और आपको थोड़ा आपकी थोड़ी जो अ हाँ, आप जो बोलते हैं, आपकी जो इंग्लिश है उसे थोड़ा एनहांस भी करेगा। इसका किकिंग द बकेट, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बकेट को किक कर रहे हैं, बल्कि ये ज़रा ह्यूमरस वे में कहा जाता है कि जैसे मतलब कोई अगर मर गया है तो तब ये किक द बकेट यूज़ किया जाता है। ये फ्रेज़ जो-सी है ये मतलब जब लोगों को हैंग किया जाता था बकेट के ऊपर, लोग हैंग कर लेते थे और बाद में जब बकेट को किक कर दिया जाता था तो मतलब उसका फाइनल एक्ट है वहाँ परफ़ॉर्म कर दिया जाता था, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती थी। तो ये जो है ये किक द बकेट जो है इसका अगर हम फन फैक्ट देखें तो ह्यूमरस वे में इसे इस तरह कहा जाता है जब कोई मर जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ही कॉमन यूज़ होने वाली फ्रेज़ है। और आई होप कि आज की वीडियो में जो हमने 5 फ्रेज़ेज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज़ेज़ हैं वो पढ़ी हैं और आपको उसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और उसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आप मुझे कुछ वीडियोज़ रेकमेंड करना चाहें जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो रेकमेंड कर सकते हैं। और या इंशाल्लाह आज की वीडियो से ईडीएम का जो कांसेप्ट है वो आपके ज़हन में ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि लिटरल मीनिंग अलग हो और हिडन मीनिंग उसका अलग हो, उसे ही हम ईडीएम कहते हैं। ऐसी फ्रेजेज़ जिनके हिडन मीनिंग कोई और होते हैं लेकिन लिटरल मीनिंग कुछ और होते हैं, उन्हें हम ईडीएम कहते हैं। थैंक यू।